आप सभी का बेटी शाहनी नवीन हाई स्कूल के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप स्वागत करता हूं। 9th स्टैंडर्ड महत्वपूर्ण जीवन का साल, लॉकडाउन और इस समय में कोरोना वायरस की गंभीर परिस्थिति, ऐसे समय में हमें अपने घर पर बैठना है, अच्छी पढ़ाई करना है। अब इस सभी को खुदा ने सुरक्षित रखा हुआ है, हम उसको धन्यवाद अदा करते हैं और यह जानते हैं कि कठिन समय में अगर हम लगन और गंभीरता के साथ अच्छे काम करते हैं तो हमें निश्चित ही घर के इस कठिनाई में, विपरीत परिस्थिति में माता पिता को साथ देने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ऐसे सौभाग्य प्राप्त करने के लिए यही योग्य समय है कि हम अच्छी पढ़ाई करके दिखाएं कि माता पिता आपके दुख में हम आपको संभालना चाहते हैं, धाड़स के साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम बड़े बच्चे हो गए, हमारी उम्र 14-15 साल है और ऐसे अवस्था में हम अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि इसके बाद आपको एक अच्छा लड़का, एक अच्छी लड़की, अच्छे विद्यार्थी हम में से दिखेंगे और आने वाले दिनों में हम अच्छे पढ़ लिख कर आपके तकलीफ़ों को, दुख को दूर करेंगे। तो आइए इस शुभकामना के साथ हम दूसरे चैप्टर की ओर ज्योमेट्री के चल रहे हैं, जिसका नाम है समांतर रेखाएं, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो के रूप में एक्सप्लेन किया है और आपको एक्सरसाइज 2.1 जितने सवाल आते थे वो करने के लिए दिए। उसमें से भी कुछ सवाल आपको मैं कर दूंगा, लेकिन उसके पहले फिर से एक शॉर्ट रिवाइज हम लोग यहाँ पे लेते हैं और इनको आपने, फिर से बता रहा हूँ, इनको आपने अपनी कॉपी में दोबारा उतारना है। भले ही आपने ये लिखा होगा, फिर से इसे दोबारा लिखना है, आकृति भी दोबारा बनानी है। तो आइए समांतर रेखा की ओर चलते हैं। ये दो रेखाएं समांतर इसलिए कहलाती हैं क्योंकि वो एक ही प्रतल में स्थित है और एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेदित करती। एक ही प्रतल में एक दूसरे को न प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। स्मॉल लेटर के द्वारा दर्शाई गई L और M, ये दो रेखाएं हैं, लेकिन N जो है वो दोनों को काट रही है। ये तीसरे नंबर की रेखा होने के कारण इसको तिर्यक रेखा ये नाम दिया गया है। और तिर्यक रेखा के द्वारा ऊपर वाली रेखा L के 4 भाग बन गए ABCD और नीचे वाली रेखा के भी 4 भाग बन गए EFGH। अर्थात इस दोनों रेखाओं पे कुल मिला के 8 कोण बन गए हैं और इस 8 कोणों के नियम संगत कोण, एकांतर कोण, अंतर कोण और बाह्य एकांतर कोण को हम आज सीखने जा रहे हैं। और उसी में आपको एक विशेष बात दिखेगी, रेखाएं समांतर होने पर कुछ नियम लगते हैं। रेखाएं समांतर नहीं है तो भी तिर्यक रेखा बनती है, परंतु उसके नियम फिर कुछ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर इस नियम में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो रेखा है इसमें कुछ कोण बाहर की तरफ है और कुछ कोण अंदर की तरफ है। जैसे ये वाले जो 4 कोण दिख रहे हैं वो अंदर की तरफ है और ऊपर और नीचे 2 कोण है वो बाह्य कोण है। तो ये भी आपने समझ लेना कि अंतम और बाह्य क्या है। अंतर का मतलब जो अंदर की तरफ बने हैं ये 4 जोड़ियां, 2 जोड़ियां, और बाहर की ओर है ऊपर और नीचे की 2 जोड़ियां। इस प्रकार से 8 में से 4 बाहर, 4 अंदर, इसी को लेकर ये गुणधर्म है। तो सबसे पहले संगत कोण। आपको मालूम है कि संगत कोण ये जो होते हैं वो F के जैसे आकृति को दर्शाते हैं। ये इस प्रकार के जितने भी F इसमें आपको बनते हुए दिखेंगे, ये सभी F जो है वे आपको ये 4 प्रकार के F इसमें बनेंगे। देखिए सीधा F, आप देखिए ऐसा ऐसा ऐसा, ये सीधा F है। इस तरफ का F है, उल्टा F, ये इस तरफ ऐसा। नीचे की तरफ मुंह जिसका है वो ऐसा F और इस तरफ एक मुंह, ऐसे 4 F बनेंगे। और इन संगत कोणों के माप कैसे होते? सर्वांकन होते। देखिए जैसे ये कोण लिया मैंने, उल्टा F, ये कोण और ये कोण, ये दोनों संगत कोण है। अर्थात कोण A अगर लेते हैं और कोण E अगर लेते हैं तो ये जोड़ी कैसे होगी? आपस में सर्वांग होगी, जो हमने पहले भी सिखाया आपको। ठीक है। वैसे अगर ये नीचे का कोण मैं लेता हूँ C, तो C के साथ ये G एकांतर कोण है, तो C और G एकांतर कोण हो जाते हैं। तो इसमें संगत कोण कैसे होते हैं ये लिख लेना आपने। संगत कोण कैसे होते हैं? F के जैसे होते, और कोष्टक में मैंने लिखा है कि ये कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। अब एकांतर कोण देखिए। एकांतर कोण की आकृति एक इधर तो एक उधर, ऐसा सीधा जेड और एक ऐसा जेड। ये कोण और ये कोण एकांतर है, ये कोण और ये कोण एकांतर है। तो सीख लेंगे अंदर का
क्योंकि अंत एकांतर कोण है, ये सी इधर का लिया तो ई उधर का लेना पड़ेगा। अगर हम सी लेते हैं तो उधर का ई लेंगे और ये भी सर्वांग समूह। दूसरी जोड़ी अगर डी लेते हैं तो फिर इधर का एफ लेना पड़ेगा। इस प्रकार के आगे अगर हम डी लेते हैं तो उसके साथ आपका एफ आएगा, और ये भी क्या होते हैं आपस में सर्वांग सम होते हैं। ये आपको ध्यान रखने के लिए मैंने बताया। अंत कोण, अंत एकांतर कोण भी अंत ही कोण है, ये अंत कोण में ही, लेकिन एक दाएं एक बाएं, एक दाएं और एक बाएं। लेकिन अंत कोण में अब जब आप लेंगे तो अंत कोण में कैसे होंगे, दोनों भी एक तरफ के, अर्थात आकृति कैसे बनेगी, या तो ऐसा सी या तो ऐसा सी, उल्टा या सीधा सी बनेगा। ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये क्या कहलाते हैं अंतःकोण। अर्थात सी अगर लेते हैं, ई लेंगे तो एकांतर और एफ लेंगे सी के साथ, तो क्या बन जाएगा। फिर दूसरी जोड़ी है, अगर डी लेते हैं दाहिनी तरफ का तो डी के साथ क्या आएगा, कोण ई आएगा, लेकिन इसमें सर्वांग सम नहीं है, तो इन दोनों के मापों का योगफल कैसे होता है 180। ये जोड़ी सर्वांग सम, ये जोड़ी सर्वांग सम, लेकिन ये जोड़ियों का योगफल कितना आएगा 180। इसको इसको जोड़ेंगे तो भी 180, इसको इसको जोड़ेंगे तो भी 180। तो ये भी आप लोगों ने लिख लेना है। दूसरी दो जोड़ियां होती है। अब तीसरा है बाह्य एकांतर कोण, मतलब इधर का एक कोण लिया तो एक इधर का कोण, लेकिन बाह्य लेंगे, अर्थात बी के साथ आपको लेना पड़ेगा एच, ये भी सर्वांग सम है, और ए के साथ लेंगे तो आपका बन जाएगा जी, ये भी एकांतर है। अर्थात ये लिया तो इधर का कोण आएगा, आपने ये कोण लिया तो इधर का कोण आएगा। इस प्रकार से मैंने आपको 4 प्रकार के कोण बताए। 2 एकांतर कोण है, एक अंत और एक बाह्य, और एक संगत कोण है। संगत कोण मतलब एफ के जैसी 4 आकृतियां बन रही, तो ऐसे मैंने 2 लिखी है, लेकिन कुल मिला के 4 कोण बनेंगे। ऊपर के 2 जोड़ी और नीचे की 2 जोड़ियां। ये कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। एकांतर कोण बाद में लेंगे। अंत कोण, अंत कोण मतलब अंदर की तरफ बने हुए, एक दाईं तरफ की जोड़ी उल्टा सी जो है डी, सी और ई, सी और एफ, सी और एफ के मापों का योगफल कितना होगा 180, और इन दोनों का डी और एच का माप भी कितना होगा 180। इनको समपूरक भी कहते हैं। फिर एकांतर कोण में 2 प्रकार है, एक दाएं बाएं एकांतर, एक अंतर जोड़ी सी के साथ ई, सी के साथ ई, और डी लेंगे तो इधर का आएगा एफ, जो जेड की आकृति बनाते हैं। दोनों को जोड़ियां मिला के जेड की आकृति बनती है। और एकांतर बाह्य में डी लिया तो इधर का एच, ए लिया तो इसके साथ जी। और इस प्रकार से इन 4 नियमों को अपने अपनी कॉपी में इस आकृति के साथ लिख लेना। एक सवाल मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एक सवाल आपने 8वीं का देखकर किया होगा, 2.1 का पहला, तो मैं आपको दूसरा सवाल करके देता हूँ बोर्ड के ऊपर, और उस दूसरे सवाल की आकृति भी मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको यहाँ पे रुक कर आकृति बना लेनी है। अर्थात यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इस आकृति को आप वहाँ पर रुक जाएंगे, अर्थात स्टॉप करेंगे, पॉज लेके, और पॉज लेकर उस आकृति को बना के फिर आगे चलेंगे। तो मैं यहाँ पे आकृति बना देता हूँ। क्वेश्चन एक्सरसाइज पहुँच गए हम लोग। 2.1 ही कर रहा हूँ मैं, पीछे भी किया था आपको, लेकिन कुछ 2.1 के सवाल आपको नहीं समझ में आए होंगे, तो मैं उन्हें समझा भी दे रहा हूँ, और नियम भी उसके द्वारा हम दोहराएंगे। एक ऐसी और एक है ऐसी, 2 तिर्यक रेखा यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है आपको। ये एक का नाम है P, तो दूसरे का नाम है Q, इधर का नाम है L, ये है M, इसकी माप 110, इसके बाद है यहाँ पर एक कोण 115, फिर यहाँ पर है कोण A, यहाँ पर एक कोण B, यहाँ पर एक कोण C, और यहाँ पर एक कोण D। अब यहाँ पर इन 2 कोणों के आधार पर ABCD की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए इन सवालों को कैसे करें। तो इन सवालों में आपको कैसे करना है, नियम यही इस्तेमाल करने, लेकिन इसके अलावा भी एक और नियम लगेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे
की रेखा, शुरू कर दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2। P खड़ी लाइन है, समांतर रेखा बदल जाती है, ये चिन्ह है, प्रतीक है समांतर रेखा। P समांतर क्यों? ये समांतर दिख रहा है क्या आपको? नहीं। समांतर कौन थी? ऊपर से नीचे जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसका नाम है P और Q। अब ये 110 है, 115 है और आपको बाकी के कोणों के माप निकालने हैं। तो यहाँ पे एक और नियम लगने वाला है और उसको कहते हैं रेखीय युगल कोण का नियम। उसको कहते हैं अपन लोग रेखीय युगल कोण। और आप जानते हैं कि रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये 110 है और कोण ए अगर अपने को निकालना है तो रेखीय युगल कोण ये दोनों बनते हुए दिख रहा है। रेखीय युगल कोण मतलब कैसे? ऐसे प्रकार की जोड़ी होती है रेखीय युगल, एफ जेड सी और ये टी के जैसे, उल्टा टी या सीधा टी होगा। और इन कोणों के मापों का योगफल भी जैसे इसका 180 होता है उसका भी 180। तो अगर कोण ए निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 180 में से इस 110 को घटाना पड़ेगा। इसलिए कोण ए आपका रेखीय युगल के हिसाब से आ गया 70। देखिए अगर ये 70 है, ये 110 है, टोटल कितना हो गया? बराबर 180। तो रेखीय युगल कोण ज्ञात करने के लिए बाजू का जो भी कोण होगा उसको आपने 180 में से घटाना है। तो ये आपका पहला उत्तर आया। जो जो आते जाएगा उसको हाईलाइट करते जाएंगे आप लोग इस प्रकार से चौकट लगा के। फिर डी भी वैसे निकल जाएगा। कोण डी अगर आपको निकालना है तो 180 में से अब की बार किसको हटाएंगे? 115। ये हम लोग कर चुके हैं 8वीं में। कोण डी के लिए अब की बार आएगा 65। ये दूसरा कोण आपका आ गया। अब डी आपका निकल गया, ये निकल गया आपको। अब आप देख रहे हैं कि समांतर रेखाएं, ये एक समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है। अब आपको सी निकालना है। तो देखिए सी जो है ये सी है आपका सी, और ये सी और एफ कैसे, ये 115 के साथ कैसे आकृति बना रहा है? एफ की आकृति बन रही है ऊपर की तरफ। तो इसलिए कोण सी भी कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। और आपको मैंने बताया कि एफ की जैसे आकृति बनाने वाले का नाम क्या है? कोष्टक में लिख देंगे, ये है संगत कोण। क्योंकि और संगत कोण क्या लिखते हैं? सर्वांग समोच्च। अर्थात अगर ये 115 है तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 115। अब सिर्फ बी रह गया निकालने का। और बी के लिए आप लोग देख रहे हैं कि ये 110 है। अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। ये 110 है तो ये भी 110 होगा। क्या है कारण बताइए? जेड की आकृति, देखिए जेड की आकृति बन रही है। और बी निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको? कोण बी निकालने के लिए पहले क्या लिखेंगे? एकांतर कोण से ये वाला कोण आप चाहे तो लिख लीजिए x, कोण x बराबर 110 आ गया। और अगर 110 है तो कोण B के लिए आपको किस में से घटाना पड़ेगा? 110 को 180 में से, उसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 70। 180 में से 110 को आपने माइनस किया तो इसलिए कोण B बराबर 70 डिग्री, कोण C बराबर आपका 115। फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। ए निकालने के लिए आजू बाजू टी की आकृति 180 में से ए निकालने के लिए 110 को घटाया, 70 आ गया। कारण है आपका रेखीय युगल कोण। दूसरा डी निकालना है आपको, और डी के लिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि डी और 115 आजू बाजू है। फिर से रेखीय युगल कोण के नाम से 180 में से 115 को घटाया, 65 आंसर आ गया। अब सी निकालना है, ये सी और ये आपको मैंने बनाया एफ की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही। एफ कहाँ पर गया? ये संगत कोण है, संगत कोण सर्वांग समोच्च। अगर ये 115, ये 115 है तो ये भी 115, सी 115 कोष्टक में संगत कोण। अब आपको अगर बी निकालना है तो ये दोनों नहीं ले सकते आप लोग। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये समांतर रेखाएं नहीं है। समांतर रेखा ऊपर नीचे जा रही है, उसी पे बनने वाले कोण। देखिए ये 110 है तो ये भी 110। मान लिया कि x है तो ये x 110 है, और x अगर ये 110 है तो b के लिए फिर से कौन सा नियम लगेगा? रेखीय युगल कोण का। 180 में से 110 घटाया तो 70। इस प्रकार से ये आकृति बनानी और ये सब बातें कारण के साथ लिखना है कि ये कैसे 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 आए।
नियम यहाँ पर आपको मैंने पहले ही समझाया, उसी का इस्तेमाल भी मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। एक और सवाल मैं समझा रहा हूँ, सिद्ध करो वाला, इसी पर आधारित है सिद्ध करो वाला सवाल। अब मैंने आपको पहला और इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। अब यहाँ पे हम लोग एक सिद्ध करो वाला सवाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और फिर एक हल करो वाला सवाल भी फिर से आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम दो कोण देख रहे हैं यहाँ पर। पहले कोण का है नाम है P Q और R, दूसरे कोण का नाम है X Y और Z, कैपिटल Z है ये, और इसमें लिखा है कि कोण PQR अर्थात ये कोण और कोण Y ये सर्वांग सम है, तथा ये इसमें ये लिखा हुआ है कि ये दोनों कोण को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है, और लिखा हुआ है कि इनकी भुजाएं आपस में कैसे समांतर है। अब इनकी भुजाएं समांतर है तो आपको नियम लगाते हुए इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे देखिए। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इससे यहाँ से मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये आपकी रचना हो गई। अगर ये XY Z, ये बन गया आपका M। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए ये कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रेखा, ये जो मैंने की XM की रचना की, फिर उसके बाद दिया हुआ है कि भुजाएं समांतर है। जब कभी भी दिया होता है उसको हम लोग कहते हैं तत्व, दिया हुआ है प्रश्न। अब भुजाएं अगर समांतर है तो जब समांतर शब्द आ जाएगा ये चारों बातें लागू हो जाएगी। संगत कोण सर्वांग सम, एकांतर कोण सर्वांग सम, बाह्य हो या अंत, और अंत कोण समपूरक हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग इसको देखते हैं, ये कोण और ये कोण सर्वांग सम, तो यहाँ पर दिख रहा है। अब ये दोनों समांतर है, तो इसलिए रेख PQ ये समांतर हो जाएगी रेखा, रेख लिख लो, ये रेखा XM की। जब ये दोनों समांतर है, ये समांतर इसके साथ भुजा ये भुजा समांतर इसके, तो इसको आगे बढ़ाया तो ये सेम भुजा है, इसलिए ये दोनों भी समांतर। और जैसी समांतर हो जाएगी आपको ये दिख रहा है कि ये कोण सर्वांग सम हो जाएगा इसके। क्यों? क्योंकि F की आकृति बनती हुई दिख रही है आपको, इसलिए कोण Q सर्वांग सम हो जाएगा कोण M। कोष्टक में कारण F बन रहा, मतलब कौन सा कोण हो गया? संगत कोण। ठीक है, अब ये संगत कोण हो गया। वैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये रेखा भी समांतर है। कौन सी रेख या किरण, हम कहेंगे भुजा, भुजा ले लो, भुजा YZ समांतर है भुजा QR के, और QR के अगर ये समांतर है तो दिख रहा है ये एक और F बन रहा है, देखिए ऐसा ऐसा, इसलिए कोण M समांतर हो जाएगा Y के। कारण फिर से क्या आएगा? संगत कोण, और संगत कोण है तो इसलिए हम कहेंगे ये समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? Q सर्वांग सम है M क्या? M के साथ, और दूसरे में लिखा है M, ये M है, M सर्वांग सम है Y के साथ, इसलिए कोण Q सर्वांग सम कोण Y या
इसी को हम लोग कह सकते हैं, या कोण पी क्यू आर, क्यू का पूरा नाम पी क्यू आर, सर्वांग समय कोण एक्स वाई जेड। यहाँ पर ये सवाल आपका पूरा हो जाता है। देखिए फिर से एक बार, ये दोनों, एक भुजा इस भुजा के समांतर, एक भुजा इस भुजा के समांतर, इसको आगे हमने बढ़ा, इसका नाम हो गया एक्स एम। इसकी रचना की हमने, रचना करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये भुजा इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर होने पर आप लोगों ने देखा कि Q और Y, ये F की आकृति दिख रही है, ऐसी F की आकृति, Q सर्वांग समय F के, F मतलब संगत कोण, संगत कोण लिख दिया हमने। अब इस तरफ जाएंगे, ऐसा देखेंगे तो ये उल्टा F दिख रहा है आपको यहाँ से, ये मतलब QR और YZ, QR और YZ ये भी समांतर हो गए, और अगर ये समांतर है तो M सर्वांग समय Y के साथ, M समांतर है Y के साथ। अब पहले में क्या लिखा है, Q सर्वांग समय M के साथ, और दूसरे में लिखा है M सर्वांग समय Y के साथ। पहला सर्वांग समय दूसरे के साथ और दूसरा सर्वांग समय तीसरे के साथ। तो सर्वांग समता के नियम के हिसाब से क्या होता है, पहला सर्वांग समय तीसरे के साथ, तो Q सर्वांग सम Y। Q का पूरा नाम क्या है, Q का पूरा नाम P Q R, Y का पूरा नाम X Y Z। इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया, इस प्रकार से अपन ने इसको सिद्ध कर दिया। तो ये यहाँ पर एक प्रमेय मैंने आपको सिद्ध कर दिया। एक सवाल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर बाकी के सवाल आप लोग करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग इन सब पूरे एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे आपकी कॉपी के अंदर, और फिर एक्सरसाइज अगले पीरियड में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। ये सवाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको सीख लेना आपने। मैं इसको मिटा देता हूँ, आपने अपनी कॉपी में लिख लेना। आकृति सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखिए, मैं बाकी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। लिखना आपने है, करना आपने है। ये है क्वेश्चन नंबर लास्ट, अर्थात क्वेश्चन नंबर है 5। ध्यान रहे कि सभी सवाल आपको नहीं कराए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा। कुछ सवाल आपने अपने मन से करने हैं। ये छोटी क्लास में नहीं, आप बड़ी क्लास में पहुंच गए, आपको नियम आपको आते हैं, आपको विधि आती है, आपको परिभाषा आती है, तो खुद करते भी आना चाहिए। क्योंकि परीक्षा में पेपर में सवाल बदल के देते हैं, टेक्स्ट बुक के बाहर के देते हैं, इसलिए विधि आने पर खुद के खुद करते आना जरूरी है। क्योंकि आप अब 9वीं में पहुंच चुके और 9वीं की पढ़ाई 10वीं के हिसाब से ही चलती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है कि ये कोण 117 अंश, इसको 117 बन लो क्योंकि शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है उसके अंदर। अब आपसे ART ये वाला है, ये A नाम भी लिखते जाना, ये RT, ये कोण निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग, अभी मैंने सिखाया, ये और ये आजू बाजू है, किस में से घटाएंगे, 180 में से 117 को माइनस करेंगे। कोष्टक में क्या लिखेंगे, रेखीय युगल कोण, आजू बाजू है तो रेखीय युगल कोण। तो 117 में से घटा के करना है। इसको 105 की जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको 117 बना लो। फिर CTQ, CTQ किधर देखिए, ये वाला CTQ। अगर ये कोण आपको ज्ञात हो गया तो ये कोण भी उतना ही होगा। मतलब अगर ये 63 है तो ये भी कितना आने वाला, 63। मैं लिखूंगा नहीं, आपको समझा रहा हूँ। ये आजू बाजू वाले, सामने सामने वाले एक ही तरफ जो कोण है उसको कौनते कोण कहेंगे, कोष्टक में लिखेंगे संगत कोण, जैसे यहाँ पे लिखा है। अगर ये 63 है तो ये भी 63 आएगा। फिर उसके बाद है PRB, PRB है, P, ये P, ये B है और ये B, ये वाला कोण निकालना है PRB। अब ये PRB के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पर, ये 117 है, आजू बाजू वाले कोण को क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय युगल कोण। तो 180 में से 117 घटाएंगे तो 63 आएगा। ये और ये भी ऐसा भी निकाल सकते हैं, अगर ये 63 है तो ये भी 63 आएगा। कारण इसको शीर्षाभिमुख कोण से कहेंगे तो भी आएंगे वही, आजू बाजू वाले रेखीय युगल कोण है। तो 180 में से भी इसको घटा के निकालेंगे ये वाला कोण P। और लास्ट में आपको निकालना है DQT, ये वाला DTQ, ये वाला DTQ। और ये 117 है तो ये भी 117 है, क्योंकि ये एक F की आकृति बना रही है और F की आकृति यहाँ मैंने बताया, F की आकृति तो संगत कोण और ये सर्वांग समकोण, 117 है तो ये भी 117 लेकर आपको करना है। फिर से ये 117 है,
तो ये कोण कैसे निकलेगा, 180 में से घटाएंगे, नियम रेखीय वर्ग कोण। अगर ये 117 है तो आजू वाला कोण भी 180 में से घटाएंगे तो भी रेखीय वर्ग कोण। फिर ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों की माप कैसे आएगी, समान, क्योंकि ये कौन से कोण है, संगत कोण है। और अगर ये निकल जाता है तो 180 में से इसे घटाइए तो भी 117 मिलेगा, और ये 117 है तो ये भी 117 हम लिख सकते हैं क्योंकि ये संगत कोण है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपने अपनी कॉपी में पूरा कर लेना है, और जो ये सब जानकारी मैंने लिखी हुई है इसको भी वैसे के वैसे लिखना है। आकृति पेंसिल से बनाए और पूरा करें। थैंक यू।